गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तृप्ति दुबे टारगेट पीएससी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई हुई है, साथ में टेट का एग्जाम भी होने वाला है। तो उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा बाल विकास। तो मैंने सोचा आज का जो वीडियो है इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कम से कम 20 एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने मैं शेयर करूं, ताकि ये क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से रट लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आपको करना क्या है, ये इसी वीडियो में आपको नोट वोट करने का समय नहीं है। अभी आपको ये वीडियो को बार बार देखना है ताकि एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्वेश्चन आपके याद हो सके। इसी कारण से मैंने अपने इस कलेक्शन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। अपन सिर्फ 20 क्वेश्चन, 20 भी ज्यादा हो गया, 10 ही क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले सेट में अपन 10-10 का ही रखते हैं। 10 क्वेश्चन आपको पहले सेट में याद करवाया जाएगा, उसके बाद फिर से 10 क्वेश्चन आप लोग को सेट में याद करवाया जाएगा। इस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन का कलेक्शन अपन रखते हैं और इसी को लेकर के चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से बोलूंगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कि आपका सहायक शिक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में टेट जो बच्चे दे रहे हैं अभी 18 तारीख को जिनका पेपर है ना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। इसीलिए एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए मैं ये क्वेश्चंस लाई हूं। हो सकता है बोर्ड में जो चीजें दिख रही हैं वो आप लोग को क्लियर नहीं दिख रही होंगी, तो तब भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं बोलूंगी, क्वेश्चन आपको आराम से सुनाई देगा, ऑप्शंस भी मैं खुद बोलूंगी और आंसर आप लोग को बताते चलना है। तो दिख रहा है मैडम, नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, इन सब बातों को कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं मेहनत यहाँ पे कर रही हूँ आप लोगों की वजह से। आप तो विद्यार्थी हैं, आप लोग को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। कंफर्टेबल लाइफ विद्यार्थियों को कभी नहीं मिल सकती है। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट के हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र, मैंने बताया कोई टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करूंगी, सिर्फ जितने भी आपका सिलेबस है इसका उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने छाट करके लिया हुआ है। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बार बार देखिए इस वीडियो को, और अगर वो क्वेश्चन याद हो जाता है मतलब आपकी तैयारी मैक्सिमम मात्रा में हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल आपको बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा होगा क्लियर, मैं बोल रही हूँ उसको सुन करके आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। एक छोटी सी बच्ची फुटबॉल खेलना बाद में सीखेगी, फुटबॉल खेलने से पहले वो क्या सीख जाती है? छलांगे मारना सीख जाती है, कूदना जंप करना सीख जाती है। ये सब बातें उसके बाद ही तो फुटबॉल खेलना सीखती है ना। ठीक है, तो यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? यह जो बात है यह विकास के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? जिसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन है शीर्षगामी, दूसरा ऑप्शन है आपका समीप दूराभिमुखी, तीसरा है आपका परिवर्तनीयता और चौथा है आपका साम्य धारण। 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन मेरा फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले उछलना कूदना सीख जाती है, या कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो बच्चे, जब मैं बाल विकास का कॉन्सेप्ट वाला क्लास ले रही थी तब मैंने आपको ये चीजें समझाई थी कि 2 चीजों के बारे में अपने को चर्चा करना है। एक तो आपका समीप दूराभिमुख और दूसरा होता है आपका शीर्षगामी। शीर्षगामी जो विकास होता है बच्चे, वो सिर से विकास होना चालू होता है, मतलब पहले आपका सिर का विकास होगा, फिर कान का होगा, फिर आंख का होगा, इस प्रकार से बिल्कुल सिर से क्रम से आपका विकास होना चालू हो जाता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था समीप दूराभिमुखी, इसमें क्या होता है? इसमें पहले आपका केंद्र का विकास होता है, केंद्र का विकास हो जाने के बाद फिर इसके आसपास के जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका विकास होना चालू होता है। केंद्र इन सेंस पहले आपका पेट का विकास होगा, उसके बाद मस्तिष्क का होगा, फिर हाथ पैर का होगा। ये 2 प्रकार के विकास के क्रम मैंने आपको समझाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समीप दूराभिमुखी। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले उछलना सीख रहा है, जंप करना सीख रहा है, मतलब केंद्र का विकास उसका पहले हो रहा है, उसके बाद दूर की चीजों का उसका विकास हो रहा है। क्लियर है क्या ये बात? अगर सिर से डायरेक्ट क्रमबद्ध रूप से विकास होता है उसको क्या कहते हैं? उसको शीर्षगामी विकास कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आंख नहीं, एक बच्चे का नाम है, आंख के बजाय हम कुछ और नाम रख लेते हैं, जैसे आरव। ठीक है, आरव 3 अंकों की संख्या का योग करने में अकेले संघर्ष करता है। एक बच्चा है जिसका नाम है आरव, वो 3 अंकों की एक संख्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अपने से, पर उससे हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक शिक्षिका वहां आती है और उसकी मदद करती है। तो शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। कैसा करने में? वो जो 3 अंकों के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, जो उससे नहीं हो पा रहा था, जब टीचर उसका हेल्प करती है तो बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। लेओ व्यागोत्स्की नाम है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेओ वायोगोत्स्की। क्या नाम है? लेओ वायोगोत्स्की।
गोत्स्की। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक है इनके सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। मैंने एक क्वेश्चन बोला आपके सामने, एक बच्चा है जिसका नाम है आरव, वो 3 अंकों वाली संख्या का सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है पर उसे हो नहीं पा रहा है। तब वो क्या करता है, फिर वो अपनी टीचर की हेल्प कर लेता है। टीचर की हेल्प की मदद से 3 अंकों वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी से कर लेता है। तो यह जो उसका व्यवहार है, यह जो उसका आचरण है, वो कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है, किसके अनुसार? वैज्ञानिक का नाम है आपका लेओ व्यावगोत्स्की। तो इसके ऑप्शन है आपके पुनर्बलन, ये कौन सा सिद्धांत है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया, फिर है आपका परिपक्वता का, और चौथा है आपका प्रतीकवाद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्योंकि उसके पास में उसकी टीचर उसके समीप में खड़ी थी। वो बिल्कुल उनको नहीं बताई होगी, लेकिन सिर्फ उसको एक बल था कि मेरी टीचर मेरे साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, इसी वजह से वो क्वेश्चन वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो कौन से सिद्धांत के इसमें व्याख्या हो रहा है? तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लेओ वायोगोत्स्की के अनुसार, एक वैज्ञानिक है, फिर से उसी वैज्ञानिक का नाम है वायोगोत्स्की। इनके अनुसार अधिगम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, दूसरा है आपका ज्ञान प्राप्ति की निष्क्रिय प्रक्रिया, तीसरा है आपका अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, और चौथा है आपका उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना। सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहा जाता है। देखो, एक व्यक्ति बचपन से लेकर शिशु अवस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहता है। जैसे कि जब हम शिशु रहते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं, तब हम पहले अपनी मम्मी से पढ़ना लिखना सीखते हैं, ABCD पढ़ना सीखते हैं। उसके बाद फिर जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। फिर जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। बड़े होने के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर से सीखते हैं। शादी होती है तो बीवी से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चा होता है तो बच्चा भी हमको सिखाता है। हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं जब वृद्धावस्था में तो डॉक्टर भी हमको सिखाते हैं। ओवरऑल हम पूरे जीवन बस सीखते रहते हैं। तो यही जो सीखने की क्रिया है ना, इसे ही मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्लियर है? तो पहले तो अधिगम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसना अच्छी करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा देखा जाना चाहती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आसना अच्छा करती है। अच्छा करती है मतलब वो कोई भी काम करती है उसको बहुत अच्छा करती है। क्यों बहुत अच्छा करती है? क्योंकि वह चाहती है कि दूसरा जो है उसके काम को देखें। जैसे होता है ना, बच्चे कुछ काम करते हैं, जब पेरेंट्स उसका शाबाशी देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो वही एक लड़की है जिसका नाम है आसना, वो बहुत अच्छा करती है क्योंकि दूसरों के द्वारा देखा जाना चाहती है, दूसरा उसकी तारीफ करे, वो यह चाहती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में यह दर्शाया गया है? तो यह जो वाक्य है कि बच्चों के अंदर ये वाला जो गुण होता है, यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? एक वैज्ञानिक था कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास दिया था। तो नैतिक विकास के कौन से चरण में ये चीज क्लियरिफाई किया गया है कि एक बच्ची अच्छा इसलिए करती है क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहती है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, आप मेरी तारीफ कीजिए। ये कौन से चरण की व्याख्या करता है? तो यह करता है पूर्व पारंपरिक चरण की व्याख्या, दूसरा है यह पारंपरिक चरण की व्याख्या करता है, तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण की व्याख्या करता है, या चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे पारंपरिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है। क्योंकि पारंपरिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह गुण सिर्फ बच्चे में देखने को नहीं मिलता, बड़ों में भी होता है। हम इतने बड़े हो गए फिर भी हम कुछ काम करते हैं तो हम हमेशा ये एस्पेक्ट रखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरों को देखने में बहुत अच्छा लगे, वो हमारे काम की तारीफ करे। होता है ना ऐसा, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी होता है। मतलब ये परंपरा चली आ रही है, पहले जमाने से ये परंपराएं चली आ रही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक सिद्धांत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में सबसे पहला ऑप्शन है आपका सीखने का स्वरूप जो होता है वह सामाजिक होता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने बताया सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। दूसरा मैंने बताया पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। तीसरा है आपका बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है।
चौथा है आपका पाठ्य चर्चा में मानकीकृत होता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होता है उसमें इन सब बातों पर चर्चा नहीं होती। प्रगतिशील शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जो प्रगति करे, उन्नति करे, आपको ऐसी शिक्षा दिया जाए जिससे आप स्वयं प्रगति करो, उन्नति करो। तो इस टाइप की शिक्षा में होता क्या चीज है, तो ऐसी जो शिक्षा होती है वो आपके पाठ्य चर्चा मानकीकृत होती है। बैठने बैठने की व्यवस्था मैटर नहीं करता, इसमें होता है कि जो मैं पाठ्य पुस्तक की चर्चा कर रहा हूं, जो पाठ्य चर्चा कर रहा हूं वो मानकीकृत होना चाहिए। क्लियर? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पाठ्य चर्चा मानकीकृत होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह किस पर बल देती है? तो यह बल देती है, ऑप्शन है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर, चौथा है आपका बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, लचीला बहुस्तरीय गति। मतलब सिंपल सा है, आप सिखाने की जो प्रवृत्ति है उसमें आप लचीलापन भी दिखाइए, कठोरपन भी दिखाइए, साथ में जो सिखाने की प्रकृति उसमें रचनात्मक प्रक्रियाओं को ज्यादा शामिल कीजिए। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? जो वैज्ञानिक का मैंने बात किया था, नाम है इसका वायगोत्स्की। क्या नाम है इसका? वायगोत्स्की। तो वायगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है? भाषा की, परिपक्वता की, स्कीमा के विकास की, इनाम और सजा की। तो जो वायगोत्स्की है इसका संरचनावाद जो होता है इसमें परिपक्वता की भूमिका अहम होती है, मैच्योरिटी की भूमिका अहम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं या शिक्षा का अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो एक शिक्षिका क्या चीज का प्रयोग करेगी, किन तरीके का प्रयोग करेगी, ये जानने के लिए कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, या सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, और अगर सीख रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देखें, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, उससे आप एनालिसिस करेंगे कि बच्चा इस प्रकार से अंतःक्रियाएं कर रहा है, मतलब बच्चा इस प्रकार से सीख रहा है। दूसरा है परियोजना के माध्यम से, तीसरा है पोर्टफोलियो के माध्यम से, और चौथा है आपका आत्म आंकलन के माध्यम से। तो इसका सही आंसर चारों ही हो जाएंगे। ये चारों तरीके हैं जिसके माध्यम से शिक्षा, जो शिक्षिका या शिक्षक होता है वो एक बच्चों का आकलन कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किनकी जानकारी देता है? ऑप्शन है ए, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। सही आंसर है ए ही भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दी। क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देना। हम मूल्यांकन करते क्यों है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा से बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है इसका आकलन करता है। मतलब आप कक्षा में एक विद्यार्थी की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कक्षा से बाहर आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसकी जानकारी, इसका मूल्यांकन किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावना विद्यार्थी की प्रतीक्षा, प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावना विद्यार्थी की कौन सी विशेषता होती है? तो देखो, जो प्रतिभावना नहीं बोलना चाहिए, ये शायद लिखा गलत है, प्रतिभावना नहीं होता, एक प्रतिभावान जो विद्यार्थी होता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपका पहला, धीमी समझ होती है, थोड़ा लेट से समझता है, प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता बतानी है आपको। दूसरा है जिज्ञासा की कमी होती है, उसमें होता होगा क्या ऐसा। तीसरा है सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है, एक सटीक सोच वाला होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात को नोट करे और पॉइंट टू पॉइंट सोचे, इधर उधर की बात नहीं। चौथा है आपका आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, जो काम इजी है वही चुनने का काम करता हो, एक प्रतिभावान छात्र की गुण बताने हैं आपको। तो बिल्कुल सबको आंसर समझ आ गया होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी
आंसर होगा इसके सोच में सटीकता की आवश्यकता। सोच में सटीकता की आवश्यकता। अगर कोई बच्चा बिल्कुल सटीक सोचता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सोचता है, दूसरों की तुलना में मैच्योरिटी उसकी काफी है, एकदम शालीन बना बैठा रहता है, लोगों की बातों को बहुत ध्यान से समझता है, शून्यता है, उसके बाद फिर कैसे रिएक्ट करना है उसको डिसाइड करता है। ये नहीं कुछ भी बोले पड़ा है, कहीं भी उछल कूद मचाए, ये नहीं होता है प्रतिभावान विद्यार्थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सोच में सटीकता की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षिका को, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था 10-10 क्वेश्चन का अपन कलेक्शन रखेंगे, सेट होगा 10-10 क्वेश्चन का, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी कारण से ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। याद कैसे होगा, तो इस वीडियो को बार बार आप देखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से करेंगे हर एक बच्चे, और आपको शेयर भी करना है ताकि बाकी बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है मिल सके। कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाया जाएगा जब तक आपका टेट का एग्जाम नहीं हो जाता। शिक्षक भर्ती वालों के लिए भी काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बाल विकास से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन की कलेक्शन में आपके सामने लेकर के आऊंगी। साथ साथ जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका पर्यावरण हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी क्लासें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। क्लियर है? ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात कि मैथ्स की तैयारी भी मैं इसी चैनल पर आपको करवाने वाली हूँ, जो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है आप लोगों के लिए। और बेसिक मैथ्स का मतलब ये होता है कि हर प्रकार के एग्जाम के लिए जो है, शिक्षक भर्ती तो है ही है, इसके अंतर्गत आपका एएसआई वाला भी हो गया, ठीक है, प्यून वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हो गया। तो ये सारे लोगों के लिए मैथ्स का बिल्कुल बेसिक से लेकर के डीप तक अपन जाएंगे। और कल से हमारी हो सके तो अभी ले लेती हूँ मैं मैथ्स की क्लास, तो शुरू कर देंगे। क्लियर है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुशांत करने के लिए किससे बचना चाहिए? एक शिक्षिका जो चाहती है कि उसके विद्यार्थी में क्या, वो बोध कौशल, जानने की जो इच्छा है उसका विकास वो करना चाहती है, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों का जो बोध कौशल का विकास है वो रुक जाता है। तो वे कारण कौन कौन से होते हैं जिससे शिक्षिका को बचना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है आपके संकल्पना मानचित्रण, दूसरा है आपका संदर्भहीनता, तीसरा है आपका रूपरेखीकरण, और चौथा है आपका सारांशीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे संदर्भहीनता। क्या हो जाएगा? संदर्भहीनता। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो मान लो बच्चे को, उसका संदर्भ ही नहीं आप बता रहे हो कि आखिर वो टॉपिक का मेन काम क्या है, उस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ बाल विकास में अधिगम के बारे में, अब मैं अधिगम के बारे में लंबा लेक्चर देना आपको चालू कर दी, मेरा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अधिगम है क्या चीज, ये मैं आपको पहले बताऊं। हम जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हमको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम आगे की चीजें पढ़े तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये एक शिक्षिका का फर्ज होता है। लेकिन संदर्भहीनता मतलब आप सीधा टॉपिक पढ़ाना चालू कर दिए, आप उस टॉपिक के बारे में ही नहीं समझा रहे हो। जैसे बायोलॉजी में पढ़ा रही हूँ और मान लो मैंने चालू किया चैप्टर सेल का, अब मैं सेल के बारे में लंबा दिए पढ़ी हूँ कि सेल क्या होता है, कोशिका होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ नहीं बता रही हूँ मैं, सीधा सेल के पार्ट्स आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसी का एक हिस्सा होता है, गोल्जी बॉडी इसी का एक हिस्सा होता है जिसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो एक साइकिल चलाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें पढ़ाने से पहले मेन काम मेरा क्या होना चाहिए कि जब मैं कोशिका का टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं आपको कोशिका के बारे में बताऊं कि आखिर कोशिका क्या होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है संदर्भहीनता नहीं होना चाहिए, इससे बोध विकास नहीं हो पाता है। आपको पहले टॉपिक बच्चे को समझाना है, उसके बाद ही आप उसके बारे में डिटेल करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार लगे होंगे, इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे, और आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन का हमारा लेवल कैसे होने वाला है, और साथ ही प्रिपेयर भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक जरूर से करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इस चैनल पर सिर्फ बाल विकास नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हर एक सब्जेक्ट की क्लास की फ्री में आपको तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल बेसिक से। फिर चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, मैथ्स हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल डीप में आपको तैयारी किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, करेंट अफेयर की भी क्लास यहाँ पर लगेगी। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक